हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 7 अशोक द एम्परर हु गेव अप वॉर। तो देखिए, इससे पहले 6 चैप्टर्स कवर किए जा चुके हैं। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर हैं, ज्योग्राफी पूरी कवर है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स भी कवर हैं। और सिविक्स में आप लोग कह रहे थे कि चैप्टर्स कवर नहीं है। देखिए, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में पहले बताया था, उसके एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो अब एक्सप्लेनेशन है। फिर आप लोग ना, जैसे कि आप लोगों को लग रहा है मैंने वो हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में आगे के चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है सिविक्स के, तो जो सिविक्स के सारे चैप्टर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। बात ये है कि वो हैंड रिटन है, वो बुक के फॉर्म में नहीं है, उसमें इंपॉर्टेंट सारा के सारे पूरा अच्छे से समझाया गया है हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अशोक द एम्परर हु गेव अप वॉर। और हाँ, एक और चैनल है हमारा लर्नर बी एक्स्ट्रा, उसमें हम लोग साइंस और मैथ्स कवर कर रहे हैं। आप लोग वहाँ पर जाकर के चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वहाँ पर आप साइंस और मैथ्स के वीडियोस देख सकते हैं। तो अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, वेरी बिग किंगडम, अगर एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य होता है तो उसको हम लोग एक एम्पायर कहते हैं। लायंस वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। तो जो शेर हम लोग अपने देश के नोट्स पर, सिक्कों पर देखते हैं, वो काफ़ी लंबी और पुरानी उनकी एक हिस्ट्री है, इतिहास है। They were carved in stone and placed on the top of a massive pillar at सारनाथ। तो मतलब पत्थर में से कार्विंग की गई थी, गढ़ा गया था और उसको सारनाथ के पिलर के ऊपर, एक होता है ना खंबे के ऊपर, ये रखा गया था। इसको हम लायन कैपिटल बोलते हैं। अशोक जो कि बहुत ही बड़े ग्रेट रूलर थे हिस्ट्री के, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे, इंस्क्रिप्शंस वगैरह इंस्क्राइब कराते थे वो पिलर्स पे, एज वेल एज रॉक सरफेसेस। मतलब वो क्या है ना, अपने उपदेश लिखाया करते थे जो वो अपने प्रजा को कहते थे, जैसे खंबों पर या फिर पत्थरों पर, है ना। तो इंस्क्रिप्शंस वही होता है लिखवाने को, पत्थरों पर लिखवाना, खंबों वगैरह पर लिखवाने को हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। राजा अपने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता था कि प्रजा को किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। बिफोर वी फाउंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शंस, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। और उससे पहले हम देखें कि उन इंस्क्रिप्शंस पे, उन पत्थरों वगैरह पे, सब पे क्या लिखा हुआ था। हम लोग पहले देख लेते हैं कि एक एम्पायर, एक साम्राज्य क्या होता है। The empire that Ashok ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 ईयर्स अगो। तो देखिए कितने हज़ारों साल पुरानी बात है। और अशोक जो रूलर थे वो मौर्यन एम्पायर के थे, और मौर्यन एम्पायर की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट किया था कौटिल्य ने, ठीक है, जिनको दूसरा नाम आप बताइए कौटिल्य का। चाणक्य कहते हैं उनको, है ना। मैनी ऑफ चाणक्याज आइडियाज़ वर रिटन इन द बुक अर्थशास्त्र। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है। अब डायनेस्टी, डायनेस्टी होता है कि एक ही परिवार के मेंबर्स हैं, जैसे कि पहले वो था चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे अशोक, ये सारे के सारे ही राज्य चलाए जा रहे हैं। तो इस तरीके के राज्य को डायनेस्टी कहते हैं। अब प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड इन द रेड डॉट्स। तो रेड डॉट्स में हम लोग को बताया गया है कहाँ पर अशोक के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। देखिए पूरे देश में मिलते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक वाले रीजन में मिलते हैं। तो इनका राज्य यहाँ पर था, बिहार वाले रीजन में, पाटलिपुत्र में। तो इनके इंस्क्रिप्शन हम लोगों को लुम्बिनी में मिलते हैं, काशी, मेरठ, गुज्जर, कौशाम्बी, गिरनार, और फिर साउथ में हम लोग जाते हैं तो कितनी सारी जगह, ब्रह्मगिरी, मस्की, है ना, और कांदाहार। तो अगर आपसे पूछे क्या इंडिया वाले रीजन में ही मिलते हैं, नहीं भाई, अफगानिस्तान तक, ईरान, ग्रीस, बहुत दूर दूर तक इनके मैसेजेस पहुंचाए गए थे, श्रीलंका में भी पहुंचाए गए थे। तो देवर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर, एम्पायर में काफ़ी सारी सिटीज़ थी, जैसे कि ब्लैक से मार्क की गई हैं, जैसे पाटलिपुत्र हो गया, फिर उसके बाद उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गई, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर थे इनके राज्य के। इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, तक्षशिला हो गए, उज्जैन हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज हुआ करते थे। तक्षशिला जो थे गेट वे टू द नॉर्थ वेस्ट, गेट वे टू द नॉर्थ वेस्ट का मतलब है, देखिए तक्षशिला कहाँ पर है, ये नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ठीक है। यहाँ से बाकी नॉर्थ वेस्ट में तक्षशिला से होते हुए बाकी पूरे देश में जाया जा सकता था। तो ये गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इसको कहते हैं। और सेंट्रल एशिया से भी लोग आते थे, ठीक है। उज्जैन के साइड, उज्जैन रूट था जो है नॉर्थ से साउथ जाने का। देखिए उज्जैन यहाँ पर पड़ रहा है ना, यहाँ पे, तो यहाँ से होते हुए उज्जैन से साउथ में जाते थे, है ना। अब आगे देखिए इसमें क्या बताते हैं, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज़। तो मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, बड़े बड़े लोग जो हैं वो शहरों में रहा करते होंगे। बाकी सारे इलाकों में, गांव वगैरह में मिलते हैं, जहाँ पर विलेजेस में फार्मर्स और हर्डर्स रहते हैं।
फार्मर्स हर्डर्स का मतलब है जो अपने किसान हो गए और चरवाहे वगैरह हो गए, ये सारे गांव में रहा करते थे। इन सम स्पेशल एरियाज जैसे कि जो सेंट्रल इंडिया ये वाला होता है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना मध्य प्रदेश वाला, ये सेंट्रल इंडिया में आता है। सेंट्रल इंडिया में काफ़ी सारे हंटर गैदरर्स भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब वो लोग जंगलों में रहते थे, हंटिंग करते थे, जानवरों को मारते थे, फल वगैरह इकट्ठा करके और अपना जीवन यापन करा करते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर, जो इनका एम्पायर था अशोका बहुत बड़ा था, तो एम्पायर में अलग अलग तरीके की भाषाएं भी बोला करते थे। प्रोबेबली दे एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग तरीके का खाना खाते थे और अलग तरीके के कपड़े भी वो पहना करते थे। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स, ये जो एम्पायर्स थी बड़ी बड़ी, ये किंगडम से किस तरीके से बड़ी थी? तो देखिए, एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स बिकॉज एम्परर्स आर लार्जर देन एम्पायर्स, जो होती थी वो किंगडम से बड़ी होती थी, एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। तो क्या होता था, एम्पायर्स जो थे ना उसको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी, ज़्यादा पैसों की, ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत होती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े होते थे और उनको बड़ी बड़ी आर्मी रखनी पड़ती थी। तो इसलिए काफ़ी सारे ऑफिशियल, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते थे जो कि टैक्स कलेक्ट किया करते थे। टैक्स कलेक्ट करके ही तो राज्य कोई चल सकता है, पैसे है ना, पैसे से तो चलता है। रूलिंग द एम्पायर, एम्पायर को रूल करना। एज एम्पायर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स थे जिनको रूल अलग तरीके से रूल किया जाता था, अलग अलग इलाके को। जो पाटलिपुत्र के पास वाले इलाके थे वो एम्पायर जो वहाँ का महाराजा था ना उसके डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे। काफ़ी सारे ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। किस किस से टैक्स कलेक्ट किया जाता था? किसानों से, चरवाहों से, क्राफ्ट पर्सन जैसे कि गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ है ना, जो कारीगर होते थे उनसे किया जाता था, और व्यापारियों से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। जो लोग गांव में रहते थे, शहरों में रहते थे, उनके इलाकों में उनसे भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था। ऑफिशियल्स को पनिशमेंट भी दी जाती थी अगर वो ऑफिशियल मतलब जो उनके काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि इस टाइम सरकारी जॉब वाले जो लोग हैं वो कुछ गलत कर देते तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। इसी तरीके से पहले भी कोई ऑफिशियल्स जो होते थे गलत काम करते थे तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी अगर वो किंग के ऑर्डर नहीं मानते थे। काफ़ी सारे ऑफिशियल्स जो है ना उनको सैलरी दी जाती थी। मैसेंजर्स जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। स्पाइस, मैसेंजर्स होते हैं मतलब अपना संदेश पहुंचाने वाले। स्पाइस होते हैं एक तरीके से जासूस। जासूस जो है ना वो नज़र रखा करते थे काफ़ी ऑफिशियल्स पर। एंड ऑफ कोर्स एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, और एम्परर हर किसी का ध्यान रखता था कि स्पाइस क्या कर रहे हैं, जो ये वो है ना मतलब ऑफिशियल्स कैसे काम कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा मतलब राज्य में कैसे काम चल रहा है, इसका ध्यान कौन रखते थे? एम्परर रखा करते थे। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली, अपनी रॉयल फैमिली, राजा अपनी फैमिली की हेल्प से, और कुछ सीनियर मिनिस्टर, कुछ होशियार लोग जो अपनी मिनिस्ट्री में वो रखा करते थे, उनकी मदद से ये अपने कामकाज किया करते थे। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, काफ़ी और भी इलाके थे, मतलब जैसे कि इनका अपना एरिया है, उस तो अशोक का राज्य तो बहुत बड़ा था तो अपने एरिया में तो अपना डायरेक्ट देख लेते थे, बट और बहुत सारे इलाके भी होते हैं। ईच वॉज रूल्ड बाय अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। तो बहुत बड़े बड़े इलाके होते थे, उनकी एक कैपिटल होती थी, उनकी कैपिटल पूरा ध्यान रखती थी अपने पूरे इलाके पर। ऑल दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड रॉयल प्रिंसेस वर अफन सेंड एज गवर्नर, लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड। तो मतलब प्रिंसेस मतलब राजा के बेटे वगैरह ज़्यादातर उन इलाकों के हेड बन के, गवर्नर बन के चले जाते थे, तो उनका जो बड़ा राजा होता था उसका रूल तो चलता था पूरा, मगर जो लोकल कस्टम वगैरह है ना वो अपनी तरीके से ही फॉलो किए जाते होंगे, ऐसा हम मानते हैं। बिसाइड्स काफ़ी बड़ा एरिया होता था। बिसाइड देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स, ये जो सेंटर्स होते थे इंपॉर्टेंस के, इनके बीच में काफ़ी सारा इलाका होता था। हेयर मौर्याज ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स विच वर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट टू कलेक्ट वाटर विथ वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल इज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। तो हर इलाके को ये लोग कवर करने की कोशिश करते थे, अपने अंडर लाने की कोशिश करते थे। इनका मेन मकसद होता था कि जो सड़कें हैं और जो नदियां हैं उन पर अपना कंट्रोल करें ताकि सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सके। और इनको टैक्स एंड ट्रिब्यूट, टैक्स होता है कि वही पैसे दे के कर्जा इकट्ठा किया जाता है। ट्रिब्यूट का मतलब होता है ऐसे जैसे कि कोई जंगलों में रहने वाला इंसान है, ठीक है, वो हाथी दे दे और या फिर हनी दे दे या फिर कोई भी फॉरेस्ट की प्रोड्यूस दे दे, ये ट्रिब्यूट होता था। एग्जाम्पल के लिए अर्थशास्त्र कहता है, अर्थशास्त्र में हमें पता लगता है कि जो नॉर्थ वेस्ट था, हमने देखा था ना इंडिया है तो इंडिया का इधर वाला पार्ट नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है इंडिया का वो ब्लैंकेट्स के लिए, कंबलों के लिए इंपॉर्टेंट था। साउथ इंडिया में गोल्ड मिलता था और काफ़ी कीमती पत्थर मिलते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट ये रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, और ये रिसोर्सेज जो हैं वो ट्रिब्यूट की फॉर्म में कि भाई राजा हैं आपको देना चाहिए, इसके फॉर्म में कलेक्ट कर लिए जाते होंगे।
ट्रिब्यूट जो है टैक्स की तरह नहीं होते थे, और विच वर कलेक्टेड रेगुलर बेसिस, मतलब टैक्स तो रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट कर रहे हैं, बट ट्रिब्यूट जो है वो कभी कभी लिए जाते थे, मतलब विलिंगली भी, चाहे दे अपनी मर्जी से भी कि हम आपको ये दे रहे हैं कुछ होकर, या फिर राजा कई बार ज़बरदस्ती भी चीज़ों को ले लिया करते थे। तो ट्रिब्यूट हमने देखा। अब देखते हैं कि फॉरेस्ट, जंगलों में रहने वाले लोग जो है उनसे मतलब इंडिपेंडेंट ही होते थे, ज़्यादातर राजा उन पर अपना अधिकार रख नहीं पाता था, तो वहाँ से ट्रिब्यूट आती थी, जैसे कि हमने बताया एलिफेंट हो गया, हनी हो गया, वैक्स हो गई, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें जंगलों में रहने वाले लोगों से कलेक्ट कर लेते थे। अब एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, मेगास्थनीज जो था वो अम्बेसडर था। अम्बेसडर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी दूसरे देश का होता है, मगर एक पर्टिकुलर देश में रह रहा होता है, एक तरीके से राजदूत की फॉर्म में, उस देश के राजा को रिप्रेजेंट करने, किसी दूसरे देश के राजा को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सपोज करिए ये ए कंट्री है, ये बी कंट्री है, यहाँ का जो एम्बेसडर होगा वो बी कंट्री में रह रहा होगा, और बी कंट्री का एक, ये वाली ए और बी कंट्री दोनों ज़्यादातर फ्रेंड्स होंगे, तभी एक दूसरे के लोग यहाँ पर रह सकते हैं कम्युनिकेशन बिठाने के लिए। तो मेगास्थनीज जो था ना वो एम्बेसडर था, जो कि चंद्रगुप्त के कोर्ट में बेचा गया था ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त के कोर्ट में। तो मेगास्थनीज ने अब काफ़ी कुछ लिखा है जो उसने देखा। वो बताता है कि ओकेजन्स ऑन विच एम्परर अपीयर इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल पोजेशंस। तो मतलब जब राजा अपने प्रजा के सामने जाता था तो काफ़ी बड़े बड़े ओकेजन्स के टाइम पर ही वो जाया करता था। वो गोल्डन पेलेंक्विन, मतलब एक सोने की पालकी में जाते थे, हॉर्सेस पे राइड करते हुए, जो कि सोने और चांदी से लदे होते थे। आर्मी जो है, सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लिव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन पैरट्स सर्किल अराउंड द हेड ऑफ द एम्परर। तो मतलब पेड़ लेकर के चलते थे कई बार, तो जो सैनिक होते थे जिनके ऊपर चिड़िया बैठी हुई होती थी, और ट्रेंड एनिमल्स मतलब चिड़िया वगैरह को ट्रेन करे हुए रहते थे, तो वो राजा के ऊपर ऐसे करके गोल गोल करके घूम रही होती थी। किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन, और यहाँ पर जो है आर्म्ड वुमेन भी आर्मी में रखी जाती थी, और किंग के अराउंड ज़्यादातर वुमेन रहती थी। ही इज़ अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, तो कि राजा पे कोई अटैक कर सकता है, इसलिए हमेशा उसके आसपास आर्मी रहती थी। स्पेशल सर्वेंट्स होते थे जो पहले किंग का खाना खुद टेस्ट करते थे, और वो हमेशा कभी भी 2 लगातार नाइट्स में सेम बेडरूम में किंग नहीं सोता था। एंड अबाउट पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना के बारे, ये सब उसने किंग के बारे में बताया कि किंग कैसे थे। अब पटना के बारे में बताते हैं कि मॉडर्न पटना जो है, अब वो पहले पाटलिपुत्र था, वो कैसा था। बताते हैं कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी खूबसूरत सिटी है, काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पर दीवारें हैं, 570 टावर्स हैं और 64 गेट्स हैं। घर जो हैं वो या तो दुमंजले हैं या फिर तिमंजले हैं, वो लकड़ी से और या फिर मिट्टी से बनाए गए हैं। किंग का पैलेस जो है वो भी लकड़ी का बना हुआ है, और काफ़ी स्टोन की उसमें कार्विंग है, मतलब पत्थर से वहाँ पे डिज़ाइनिंग वगैरह की गई है। इट इज़ सराउंडेड गार्डन्स वगैरह हैं और एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, और वहाँ पे चिड़ियों को भी पाला जाता है। अब आता है अशोक यूनिक रूलर। अशोक एक काफ़ी यूनिक से रूलर थे। कैसे? मोस्ट फेमस, जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस रूलर हैं वो है अशोक। इन्होंने ट्राई किया लोगों को मैसेज देने का, अपनी बात पहुंचाने का इंस्क्रिप्शंस की फॉर्म में, मतलब पत्थर गड़वा देते थे, उसके ऊपर कुछ 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 लिखा होता था। मोस्ट ऑफ द जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे ना वो प्राकृत में होते थे और भ्रामरी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। तो भाषा कौन सी होती थी? प्राकृत। हमने पढ़ा था ना प्राकृत के बारे में, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में जो गौतम बुद्ध और है ना महावीर जो हैं वो प्राकृत भाषा में अपने उपदेश देते थे। और प्राकृत भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है वो भ्रामरी लिपि थी, यानी कि भ्रामरी स्क्रिप्ट। जैसे कि हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है ना, पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है। इसी तरीके से जो प्राकृत भाषा थी वो भ्रामरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। अब देखिए अशोकाज वॉर इन कलिंग। कलिंग जो है वो उड़ीसा वाले रीजन में पड़ता है। एंशिएंट रेम जो उड़ीसा का है वो कलिंग है, ठीक है। तो अशोक ने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ जीत ली थी और अशोक ने कलिंग को भी जीत लिया था, मगर इस लड़ाई में इतने ज़्यादा वायलेंस, इतने ज़्यादा ब्लड शेड हुआ, इतने ज़्यादा लोग मरे कि अब अशोक ने सोच लिया कि वो और ज़्यादा जंगें नहीं लड़ेगा। ओनली किंग, एक लौता किंग था ऐसा हिस्ट्री में जिसने जीत लेने के बाद, मतलब उसने दुनिया का एक लौता ये शासक रहा है जिसने लड़ाई जीत ली, और लड़ाई जीतने के बाद इसने डिसाइड करा कि ये कभी भी दोबारा जंग नहीं करेगा, क्योंकि जंग में बहुत लोगों की मौत होती
गई है और इसने इतना खून बहता देखा कलिंग में कि इसके बाद ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गया और कहा कि ये कभी भी वॉयलेंस की तरफ नहीं जाएगा। तो अशोकास इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर को डिस्क्राइब करते हैं अशोक के इंस्क्रिप्शन। वो बताते हैं 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कर्ड कलिंग, कि मतलब 8 साल जब ये किंग बन गए थे उसके 8 साल बाद इन्होंने कलिंग को जीत लिया। लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था और कई मोर देन 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे। और इसकी वजह से मतलब 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया, 1 लाख लोग मर गए। सोचो कितने ज़्यादा मतलब घर बर्बाद हुए होंगे। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुख में डूब गए थे। वट एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज़ कॉन्कर्ड, जब भी एक राज्य को हड़पा जाता है तो काफ़ी सारे लाखों लोग मरते हैं, काफ़ी सारे लोगों को बंदी बना लिया जाता है और ब्राह्मण और मंक्स जो होते हैं, जो सात्विक लोग होते हैं, वो भी मरते हैं। पीपल हु वर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई और लूज देयर लाउड वंस। और मतलब अच्छे लोग भी जो अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने सर्वेंट्स के लिए, हर किसी के लिए अच्छे होते हैं, वो भी मर जाते हैं। लोग अपनों को खो देते हैं और इसीलिए मैं दुखी हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मैं धम्म को फॉलो करूँगा और यही सबको सिखाऊँगा। आई बिलीव द पीपल ओवर, मैं ये बिलीव करता हूँ कि जंगों से ना जीतूँ लोगों को, बल्कि धम्म से जीतूँ। ये ज़्यादा अच्छा फोर्स है लोगों को, एक मतलब ज़्यादा अच्छा वे है लोगों का दिल जीतने का। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज, मैं ये मैसेज लिखवा रहा हूँ फ्यूचर के लिए, सो दैट जो मेरे बेटे हैं, मेरे बेटों के बेटे हैं, वो इस पर सोचें और वॉर ना करें। तो धम्म क्या था? धम्म एक संस्कृत धर्म जो है ना, हम लोगों को पता है हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमारा काम क्या है। तो ये इसका प्राकृत वर्जन धम्म है। तो ये धम्म बताते हैं अशोक कि हमें धम्म फॉलो करना चाहिए। अभी धम्म है क्या? धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड। धम्म हमें भगवान की पूजा करने के लिए नहीं कहता है या फिर कोई सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं कहता है। ये सिर्फ ये कहता है कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को सिखाता है कि उसके क्या क्या काम होने चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी तरह राजा जो है वो तो पूरी की पूरी प्रजा का पिता होता है, वो अपनी प्रजा को सिखाता है कि उसे क्या करना चाहिए। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्ध। तो बुद्ध के बारे में हम लोगों ने 6th चैप्टर में पढ़ा था। अशोक काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे गौतम बुद्ध की टीचिंग से। देयर वर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। काफ़ी सारी दिक्कतें थी, जो काफ़ी सवाल थे मेनली जो राजा को परेशान कर रहे थे। उनके एम्पायर के जो लोग हैं वो अलग अलग धर्म फॉलो करते थे। अलग अलग धर्म फॉलो करने की वजह से उनमें लड़ाइयाँ हो जाती थी, एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था, मतलब बलि दी जाती थी जानवरों की। लोग काफ़ी ज़्यादा लड़ते थे अपने परिवार में, अपनी फैमिली से। अशोक को लगा कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है और उसने कई सारे जो ऑफिशियल्स थे, पहले जो लोग कर इकट्ठा करते थे, लड़ाइयों में उनके सैनिक हुआ करते थे, अब इसने उनके बजाय धम्म महात्मास को अपॉइंट करना शुरू कर दिया, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को उपदेश देते थे। किसका? धम्म का, मतलब अच्छे कर्म करो, अच्छे से रहो, इस तरीके के उपदेश दिया करते थे। यही धम्म के उपदेश थे। बिसाइड अशोक ने अपने मैसेज को पत्थरों पर और पिलर्स, खंभों पर गड़वाया। इंस्ट्रक्ट किया ऑफिशियल्स को कि वो तेज तेज पढ़ें ये मैसेज और मतलब सुनाएं उन लोगों को जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता, जो खुद से नहीं पढ़ सकते। अशोक ने मैसेंजर्स, अपने लोग भेजे अपने धम्म के आइडियाज़ को फैलाने के लिए। सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, अलग अलग देशों में अशोक ने अपने धम्म महात्मास को भेजा। इसी वजह से बुद्धिज़्म इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ और अलग अलग देशों में फैल गया। और अशोक ने और भी बहुत सारे काम कराए, सड़कें बनवाई उन्होंने और कुएँ खुदवाए, रेस्ट हाउस बनाए ताकि लोग आराम से रह सकें, आराम से पानी पी सकें, है ना, ट्रैवलर्स आराम से घूम आ सकें, रुक सके, तो रेस्ट हाउस बनाए। बिसाइड्स मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी, जानवरों के और एनिमल्स के लिए दोनों के, ताकि अच्छे से उनका ट्रीटमेंट हो पाए, उसके लिए भी हॉस्पिटलाइज बनवाए। तो ये बुल है, ठीक है, बैल है। रामपुरवा बुल, लुक एट द फाइनली, मतलब कितना अच्छे से इसको पॉलिश किया गया है, कितना खूबसूरती बनाया गया है। ये मौर्यन पिलर्स का पार्ट है जो कि रामपुरवा बिहार में हमें देखने के लिए मिलते हैं। और अब ये कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है। और ये उस टाइम के जो स्कल्प्टर्स थे, उस टाइम के जो मूर्तिकार थे, उनकी स्किल कितनी अच्छी थी ये हमें दिखाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यूपीएससी वगैरह में यही सारे तो फिगर्स और डाटा के क्वेश्चन पूछते रहते हैं आर्ट एंड कल्चर के। तो रामपुरवा बुल कहाँ पर मिलता है हम लोगों को? रामपुरवा बुल हमें बिहार में मिलता है और ये मौर्यन पिलर का पार्ट था और अब ये राष्ट्रपति भवन में। ये 3-4 जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामपुरवा बुल हम लोगों को मौर्यन एम्पायर का है ये, ठीक है। इस एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर का कहाँ मिला था? बिहार में मिला था और अब राष्ट्रपति भवन में है। तो काफ़ी जगह ये धर्म हमारा
बौद्ध धर्म जो है अलग अलग जगह फैला। अब ये देखिए क्या है, अशोका का जो मैसेज है अपने सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट्स का मतलब अपनी प्रजा को। तो पीपल जो है काफ़ी सारे रिचुअल परफॉर्म करते हैं। उनको लगता है कि जब वो बीमार हो गए हैं या फिर उनकी जब बच्चों की शादी होनी है, जब कोई बच्चा बॉर्न हुआ है या फिर अलग और अगर वो जर्नी पर जा रहे हैं तो उन्हें काफ़ी सारे रिचुअल्स, काफ़ी चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ेंगी। दो रिचुअल्स आर नॉट यूज़फुल। मगर ये जो कर्म कांड आप करते रहते हैं, ये हवन वगैरह, ये सब कोई यूज़फुल नहीं है। इसके बजाय पीपल को ऑब्जर्व करनी चाहिए दूसरी और प्रैक्टिसेस, ऑब्जर्व करनी चाहिए मतलब दूसरी और चीज़ें करनी चाहिए जो कि ज़्यादा अच्छी होंगी। अब ये प्रैक्टिस क्या है? ये प्रैक्टिस है कि हम दूसरों के साथ अच्छे रहें, हमारे जो गुलाम हैं उनके साथ हम अच्छे से व्यवहार करें, अपने सर्वेंट्स के साथ और स्लेव्स के साथ, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें। जितने भी क्रीचर्स हैं उनको हम कंपैशन के साथ, उनके साथ हम प्यार से रहें। क्रीचर्स मतलब चाहे वो जानवर हो, पेड़ हो, कोई भी हो, इंसान हो, हर किसी के साथ हमें कंपैशन से, अच्छे से रहना है। ब्राह्मण को और मंक्स को गिफ्ट दें, दान करें। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स। और ये भी गलत है कि भाई अपने रिलीजन की तारीफ़ करो और दूसरे की बुराई करो। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन। हमें सब रिलीजन्स की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ़ वन प्रेजेज वन ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अदर्स, वन इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। अगर कोई सिर्फ अपने ही रिलीजन की तारीफ़ कर रहा है और दूसरे की बुराई कर रहा है तो इसका मतलब है वो अपने ही धर्म की को नुकसान पहुँचा रहा है। इसलिए हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि हम द मेन आइडियाज़ ऑफ अदर रिलीजन्स एंड रिस्पेक्टेड। हम लोग को दूसरे के आइडियाज़ को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो लिखते हैं, हिज एडिक्ट्स, उनके जो इंस्ट्रक्शन है, स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम दैट। कि जो ये इतने अच्छे उपदेश हमें दिए थे अशोक ने कि हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, ये हमें आज भी बहुत सारे संदेश देते हैं। और ये देखिए, ये देवनागरी अलग अलग स्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं। देवनागरी में अ लिखते हैं, ब्राह्मी में इसको ऐसे लिखते हैं, बंगाली, मलयालम, तमिल में इस तरीके से लिखते हैं। एल्सवेयर वाला भी देख लेते हैं, वैसे एग्जाम में नहीं आता है बट इसको हमें जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सम वुड बिफोर द टाइम ऑफ मॉडर्न एम्पायर अबाउट 2400 ईयर्स अगो एम्पायर्स इन चाइना बिगेन बिल्डिंग अ ग्रेट वॉल। तो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, ये अशोकन टाइम से बननी शुरू हो गई थी। ये प्रोजेक्ट था ताकि मतलब जैसे यहाँ पे ना चाइना है, यहाँ पर चाइना पड़ता है और यहाँ पर पड़ता है मंगोलिया। मंगोलिया ना बार बार चाइना पे अटैक करता रहता था, तो खुद को बचाने के लिए इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना डाली। अपने नॉर्दर्न फ्रंटियर को पेस्टोरल पीपल जो है चरवाहों से बचाने के लिए बनाई थी। एडिशंस इस वॉल में लगभग 2000 साल तक बढ़ाते गए इसको। वॉल की जो लेंथ है 6400 किलोमीटर ये लंबी दीवार है, विद अ रोड अलॉन्ग द टॉप। उसके ऊपर सबसे मतलब दीवार बना रखी है, उसके ऊपर सड़क है चलने के लिए। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्कड टू बिल्ड, कई हज़ारों लोगों ने काम किया था इस वॉल को बनाने के लिए। देयर वर वॉच टावर्स, मतलब देखा जा सकता है खड़े होकर कि कहाँ पीछे क्या चल रहा है। और अलॉन्ग डिस्टेंस लगभग 100 से 200 मीटर के बीच में टावर्स बनाए गए हैं दोनों तरफ, जहाँ से आराम से देखा जा सके। तो ये हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।